नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में ईमानदार, साफ सुथरे और बेहतर प्रशासन को चुनने के लिए यहाँ की 100 में से 45% शहरी आबादी ने मतदान ही नहीं किया। ऐसे हालात निर्मित किए जिससे हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों। निर्वाचन आयोग ने अपने अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि किसी एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है टीएस सिंहदेव, जो लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में है। उन्होंने जो अंतिम बयान दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा यदि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो, दरअसल वो ये बात पार्टी आलाकमान को सुनाना चाहते थे, वो जाहिर करना चाहते थे जब ऐसी नौबत आएगी तब उनका नंबर सबसे आगे रखा जाए। ऐसे बयानों के काफी गहरे मतलब होते हैं। भले ही वो ये बात संकेतों की भाषा में कह रहे थे, लेकिन मतलब एकदम साफ था। जब दिसंबर 2018 में कांग्रेस आलाकमान यानी उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ इन 4 नेताओं की फोटो काफी चर्चा में रही, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें जो आपको 4 चेहरे नजर आ रहे हैं, मौजूदा सीएम भूपेश बघेल, मौजूदा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, यही वो 4 चेहरे रेस में थे। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल के नाम की घोषणा हुई, साथ ही साथ 2.5 साल वाला फार्मूला भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना रहा। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर हालांकि 5 साल पुरानी है। तारीख थी 17 दिसंबर 2018, जिस वक्त रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा मोतीलाल वोरा जैसे तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। लेकिन टीएस सिंहदेव ने शपथ लेने के साथ राहुल गांधी के जिस तरह से पैर पड़े, झुककर प्रणाम किया, ये तस्वीर भी उन दिनों काफी चर्चा का केंद्र बनी रही। जैसे कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, टीएस सिंहदेव झुक के प्रणाम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि राहुल गांधी जो उनकी उम्र में काफी छोटे हैं उनके पैर पड़ रहे थे। हालांकि तब कांग्रेस की ओर से एक सफाई आई थी कि वो राहुल गांधी का पैर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि निकट खड़े मनमोहन सिंह के हाथ में जो गुलदस्ता था और उसमें जो एक धागा निकला हुआ था उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने अलाइनमेंट देखा, आप भी देख सकते हैं, मनमोहन सिंह जो राहुल गांधी से दूर खड़े थे, लेकिन कैमरे का एंगल जैसे आपको देखने में आ रहा होगा, जिस तरह का अलाइनमेंट है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई धागा हटाने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर राहुल गांधी का पैर पड़ते नजर आ रहे थे। आमतौर पर टीएस सिंहदेव अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। सरगुजा इलाके के राजा हैं, जमींदार हैं, काफी बड़े मालदार हैं। ऐसा माना जा रहा था कि 2018 में इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फाइनेंस किया है, इसलिए इनकी भूमिका तब भी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन 2.5 साल के इंतजार के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उसके बाद जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल के समर्थित विधायकों ने दिल्ली में परेड की, एक बार नहीं की बल्कि कई बार की, जिसका नतीजा ये निकला कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लेकिन चुनाव के 2.5 महीने पहले अचानक उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार कर लिया। जिन हालातों में वो मुख्यमंत्री नहीं बने और उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 करोड़ रुपए महादेव बुक से लेनदारी वाला मामला उछाला, लगातार बात की और उन्होंने जिस तरह से तोहमत लगाई उससे यह साबित करने में वो सफल हुए कि कहीं ना कहीं महादेव बुक की फंडिंग मिली है। इसके बाद अब जो हालात हैं, जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हुई है, जिस तरह से छवि को धक्का लगा है, उससे कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की स्थिति तो मजबूत हुई है। लेकिन इससे पहले भी कुछ और हुआ था। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने साफ तौर पर टीएस सिंहदेव को उन्हीं के घर में ललकारा और चुनौती दी। काफ़ी सारे विधायकों को अपने साथ लेकर के आया, 17-18 विधायकों के साथ जुलाई 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर मीडिया को बताया था कि बाबा साहब उनकी हत्या करना चाहते हैं। उस घटना से टीएस सिंहदेव इतने क्षुब्ध हुए कि वे चलती विधानसभा छोड़कर बाहर चले गए और ऐलान किया कि जब इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता तब तक वो विधानसभा में नहीं आएंगे। बहुत जल्दी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को टीएस सिंहदेव के सामने झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी। बृहस्पति सिंह माफी भी मांगे। फिलहाल उन्हें टिकट नहीं मिली और एक बार फिर अब टीएस सिंहदेव पुराने वाले तेवर में नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने की उनकी पुरानी चाहत किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से वो एक के बाद एक अपने बयान दे रहे हैं, जिस टाइमिंग में दे रहे हैं, जिस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनसे उनके इरादे भी साफ झलक रहे हैं। गांधी परिवार में खासकर राहुल गांधी से उनकी निकटता रही। वादा भी 2.5 साल वाला तभी किया गया था जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सिंहदेव का तेवर नहीं बदला है, लेकिन तरीका जरूर बदल गया है। जिस तरह से उनके साथ पहले जो कुछ हुआ, भले ही वे अपनी बातें काफी सहज रूप में कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं सोच समझकर कहते हैं, जानबूझकर कहते हैं, अनायास कोई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ परोक्ष रूप से हमला करते हुए, कांग्रेस की नीति के विरुद्ध जाते हुए, राज्य सरकार के विरुद्ध उन्होंने एक तरह से बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करती। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐसा कहना साफ संकेत था, दरअसल एक दबाव की राजनीति थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में टीएस सिंहदेव जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह की चर्चा हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे और अंकों का खेल इस तरह से होगा कि कहीं कांग्रेस फंसती हुई नजर आई, सरकार बनाने में कोई अड़चन हो रही हो, तब टीएस सिंहदेव की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। हालांकि ये भी संभव नहीं है कि वो पार्टी को तोड़ दें और दूसरा कोई विधायक लेके जाएं। इसके लिए उन्हें 2/3 विधायकों की जरूरत होगी। यानी नियमानुसार, कानून के अनुसार यदि कांग्रेस के 50 विधायक चुनकर आते हैं तो इस हिसाब से टीएस सिंहदेव के समर्थन में 33 विधायक होने चाहिए, तभी दल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, या फिर पर्याप्त मात्रा में विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये अंकों का खेल पहले भी हो चुका है। इस तरह की चीजें हालांकि हमारी भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक में जिस तरह से बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े, ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी रहे। वहां भी कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े और सरकार भाजपा की बनी। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। फिलहाल ये कयास है, चर्चा है, लगातार इस विषय पर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। सर्वे के बाद जो बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने नंबर बढ़ाते नजर आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। अलग अलग आंकड़े और सर्वे के बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, किस तरह से फरोदी का सट्टा बाजार हो, या भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकड़ा हो, या राज्य सरकार की अपनी इंटेलिजेंस हो, या भाजपा के समर्थित अन्य अनुषंगिक संगठनों का अपना अपना आकलन हो। लेकिन अब ये आकलन सतही स्तर पर नहीं होते, बल्कि अपनों तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूती से आकलन किए जाते हैं। हालांकि 30 नवंबर तक, जब तक चुनाव आयोग का एग्जिट पोल पर बैन लगा हुआ है, तब तक ऐसे आकलन आधिकारिक रूप से जारी तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इसका अनुमान कांग्रेस को भी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को ऐसे विधायकों को अपने पास बुलाकर उनकी बातों को सुनना पड़ा, जो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान शिकायत कर रहे थे भीतरघात की। ऐसे भीतरघात वाले 27 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस के अपनों ने ही दगा किया। हालांकि कुछ लोगों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन ऐसे 27 नंबरों से कांग्रेस का खेल खराब होता साफ साफ नजर आ रहा है। मामला तिकोड़ी होकर कांग्रेस के खिलाफ में जाता नजर आ रहा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय बताया जा रहा है। अभी जो ताजा आंकड़े सामने आए उसके अनुसार 13 में से 10 मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हार की संभावना है। कुछ कद्दावर नाम भी सामने हैं जिनके कार्यों के विरुद्ध जनादेश मिलने जा रहा है। लेकिन इससे अलग निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। वहाँ हमें सोचना होगा कि आखिर हम कैसे अच्छे लोगों को राजनीति में सामने ला सकते हैं। हम शिकायत करते हैं कि सड़क खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तमाम तरह की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं की जा रही है। लेकिन हमें सोचना होगा कि छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं में से 48 लाख मतदाता ऐसे रहे जो पोलिंग बूथ तक ही नहीं गए, जिन्होंने वोट नहीं दिया, यानी किसी को भी वो वोट नहीं देना चाहते थे। और ये स्थिति खासकर शहरों में बहुत ज़्यादा बुरी रही। छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरी इलाके, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग जिले में तो 10 लाख वोटर अपने घरों से निकले ही नहीं। ये शहरी इलाकों के वोटर बताए जा रहे हैं। 48 लाख में से 10 लाख इन्हीं इलाकों से थे जो खुद को पढ़ा लिखा और सभ्य
भी बताते हैं। जबकि यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। यानी ग्रामीण जनता चाहती थी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सही नेता को चुनकर भेजें, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसी बातें नहीं रही। 2018 में जहां शहरी इलाकों में 60% मतदान हुआ था, इस बार 56.39% का आंकड़ा निर्वाचन आयोग ने प्रस्तुत किया है। कुल मतदान हुआ है 76.31%। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है, अपने मतदान के प्रति सजग है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह चर्चा सरेआम है, हर जगह है, हर गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर है कि किसकी सरकार बनेगी। वो अपने भविष्य के प्रति सजग है। खासकर कमजोर आय वर्ग का व्यक्ति, जो निम्न मध्यम आय वर्ग का भी है, वह भी खासकर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करते हैं। एक आम मनोविज्ञान है कि हर कोई अपना भविष्य सुरक्षित चाहता है, इसलिए जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि जो चुन के आ रहे हैं क्या वाकई वो जनता के प्रति ईमानदार हैं, वो उतने ही सजग है जैसा कि आम जनता चाहती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक नाम की चर्चा की थी, कवासी लखमा। यदि मैं इनका उदाहरण दूं तो बताऊं कि ये कभी स्कूल नहीं गए, इन्होंने कभी भी किसी तरह की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली, लेकिन अपने बयानों से ये जाहिर करते रहे कि इनका किस तरह का स्तर है। एक सरकारी स्कूल में जाकर नेता बनने के गुर समझा रहे थे बच्चों को। वो बता रहे थे कि नेता बनने के लिए एसपी और कलेक्टर का कॉलर पकड़ना जरूरी है। नेता बनेगा तो क्या कैसे बनेगा? वो कमर जाति का लड़का पूछा। वो पुनिया साहब सीएम साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछा तो क्या बना? एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया, वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ? मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो तब नेता बनोगे। कभी बताते रहे कि शराब पीने से ताकत बढ़ती है, तो कभी बताते रहे कि शराब पीने से पेट साफ होता है। तमाम ऐसे तरह के बयान ये शराब वाले विभाग के मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, उद्योग विभाग भी इनके पास है, बाकायदा एमओयू इनके पास आते होंगे, बड़े बड़े लेटर्स आते होंगे, खूब फाइलें आती होगी, अंग्रेजी में लिखे होते होंगे। तमाम ऐसे दस्तावेज जो अपने सहयोगी अधिकारियों से पूछकर हस्ताक्षर करते होंगे। ये बस्तर के कोंटा इलाके से 5 बार निर्वाचित होकर आ चुके हैं, 6वीं बार मैदान में हैं। कभी ये आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बताते हैं, तो कभी चुनौती देते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण होता ही नहीं है। ये अपने कामों से ज़्यादा अपने बयानों के कारण ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसे मौके आए, ये लगातार चर्चा में बने रहे। इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा 2013 की 25 मई को झीरम कांड के दौरान हुई थी, जब दावा किया गया था कि ये उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके लड़के दिनेश पटेल के साथ उस वक्त अलग से नक्सलियों के सामने उपस्थित हुए, जब नक्सली इनसे अपनी स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। जिस जगह गोलीकांड हो रहा था उससे करीब 50 मीटर दूर ले जाकर कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे को तो गोली मारी गई, लेकिन इन्हें सुरक्षित क्यों छोड़ दिया गया, किस लिए छोड़ दिया गया, नक्सलियों ने इनसे क्या बात की, ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरी है। ऐसे संदेह के दायरे में रहने के कारण ये उस वक्त ज़्यादा चर्चा में आए थे। एनआईए के अलावा स्थानीय एजेंसियों ने भी जांच की। जांच का कोई ठीक नतीजा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन कभी ये पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेहद करीबी हुआ करते थे। वक्त और मौसम के हिसाब से चलने वाले मौसम वैज्ञानिक राजनीति में खूब मिलते हैं, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप कोई पढ़े लिखे हों। हालांकि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी आज कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। बाकायदा ट्रेनिंग और इंटरव्यू के कड़े मापदंडों के बाद प्रतियोगी परीक्षा होती है। लाखों लोगों में चंद लोगों का चयन होता है, लेकिन राजनीति में यह सब आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अक्सर ढेर सारे गलत लोग शॉर्टकट रास्ते से आ जाते हैं, या हमारे भ्रष्ट नेता उन्हें लेकर के आ जाते हैं। बैकडोर से ये एंट्री कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसका सीधा असर नीतियों के निर्धारण में होता है। इससे आम जनता की कैसे भलाई होगी, इस पर हमें चिंतन मनन करना होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 320 विधानसभा सीटों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है।
3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन इसके करीब 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, जिससे देश का प्रधान चुना जाएगा, हमारे सांसद चुने जाएंगे। इसके लिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे भेजें, ताकि बुरे लोग राजनीति के माध्यम से देश और समाज पर हावी ना हो सकें, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारे साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।